गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, अपना एक चैप्टर जो है पूर्ण हो चुका है। पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। पहली यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है। इसका अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे। तो अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे गाउस का नियम। मेन है गाउस का नियम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गाउस का नियम। गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आज अपन देखते हैं अगले चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 2, चैप्टर के कौन सा है भाई? चैप्टर 2, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ये पूरे चैप्टर का नाम है। ध्यान से देखिएगा, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। पहले तो मैं इस पूरे चैप्टर की समरी खाका आपको पहले बता दूं कि गाउस का नियम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इन सबसे पहले शॉर्ट में अगर देखें तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल सदिश। चीज़ें देखते जाइएगा, अपने को पता होना चाहिए क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि क्षेत्रफल जो है या एरिया वेक्टर, इसको सदिश माना जाता है। अब जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस आगे सारे चैप्टर्स में अपन क्षेत्रफल को क्या मान के चलेंगे? सदिश मान के चलेंगे। क्षेत्रफल एक सदिश होता है और उसकी दिशा, तो क्षेत्रफल सदिश होता है और इसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। कैसे होती है भाई? इसकी दिशा जो है सदैव तल के लंबवत होती है। अभी एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मान के चलो ये कोई आयताकार शीट है। क्या भाई? आयताकार शीट है। इस आयताकार शीट का अगर एरिया सदिश लेना है तो कहाँ होगा? या तो इस तल के बाहर की ओर होगा या तल के अंदर की ओर होगा। मतलब अगर ये बोर्ड है तो इसके या तो अंदर होगा या बाहर होगा। ये एरिया सदिश ऐसे होता है। एरिया सदिश जो है इसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। जिस जो भी तल है उस तल के या तो आपकी तरफ होगा या अंदर की ओर होगा। या अपन कह सकते हैं या तो डॉट होगा, डॉट का मतलब आपकी तरफ आ रहा है, या क्रॉस होगा। एरिया सदिश की 2 दिशाएं होती है जो सदैव तल के लंबवत होता है। अब एरिया सदिश की दिशा कैसे निकाली जाती है? क्लियर? तो एरिया सदिश की दिशा जो है नॉर्मली तो आपको पता, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान के चलो कोई लूप है उसमें धारा बह रही है, तो राइट हैंड थंब रूल से एरिया सदिश की दिशा निकालते हैं। ये तो आयताकार शीट है। ये ऐसे ही अगर मैं कोई आयताकार मान के चलो ऐसा लूप ले लिया और इसमें मान के चलो ऐसे धारा बह रही है इस लूप में। ये क्या है? ये आयताकार लूप, वो है सीट। क्लियर? ये क्या है? आयताकार सीट है। और ये क्या है? आयताकार लूप है। और लूप में अगर धारा बह रही है ऐसे, तो आपको राइट हैंड रूल लगाना है। जिस दिशा में धारा बह रही है वहाँ उंगलियों को मोड़ना है। अंगूठा बाहर है, अंगूठा बाहर है, मतलब इस का जो एरिया सदिश है तल के कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। एरिया सदिश जरूरी नहीं है कि वस्तु के अंदर हो, कहीं भी हो सकता है, खाली जगह पे भी हो सकता है। तो एरिया सदिश सिर्फ ये क्या बताता है कि भाई एरिया जो एक सदिश है और इसकी दिशा तल के लंबवत होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आयताकार शीट है तो बाहर या अंदर हो सकता है एरिया सदिश। ये दोनों में या कर दिया। और जब इस तरह से है तो एरिया सदिश का होगा तल के बाहर की ओर, क्योंकि दिशा मैंने दे रखी है। अगर दिशा ऐसे होती तो अंदर की ओर होता। ये सीट है, ये लूप है। पहली चीज मैंने बता दी। अब जब चैप्टर शुरू किया तो गाउस का नियम क्या है इसके बारे में देखें, आएगा। पर पहले एक बार गाउस का नियम बता देता हूं मैं आपको। इधर गाउस का नियम कहता है कि विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स जो है वो, मतलब विद्युत फ्लक्स जो है वो समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। विद्युत फ्लक्स जो है, ये गाउस का नियम है, विद्युत फ्लक्स जो है समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है? तो फाई क्या होता है? अब ये फाई है, ये गाउस का नियम है
ये फाई क्या है, गाउस का नियम ये होता है, फाई बराबर ये। अब फाई क्या है, तो फाई है बेटा विद्युत फ्लक्स, फाई है विद्युत फ्लक्स। तो अब अपने को विद्युत फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, और इस गाउस के नियम से विभिन्न आकृतियों के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, विभिन्न आकृतियों द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। तो गाउस का नियम उसका अनुप्रयोग है जो बेसिकली किसके लिए काम करते हैं, बेसिकली विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए काम करते हैं। इससे क्या करते हैं, अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अनुप्रयोग में क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के सूत्र ज्ञात करते हैं, अपन ऐसा लिख सकते हैं। विभिन्न आकृतियों के लिए विद्युत क्षेत्र के सूत्र ज्ञात करते हैं, विभिन्न आकृतियों के लिए विभिन्न प्रकार के विद्युत क्षेत्र के सूत्र ज्ञात करते हैं। अब बात करें, ये हो गया, तो मैं अगले टॉपिक से बिल्कुल नए से शुरू करूंगा। पहले मैंने बता दिया आपको क्षेत्रफल सदिश, और मैंने आपको बता दिया गाउस का नियम होता है, उसको अभी इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है। क्लियर, आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग है, तो विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग मतलब अलग अलग सममित आकृतियों के लिए मैं लिख देता हूँ, सममित आकृतियों के लिए विद्युत क्षेत्र के सूत्र ज्ञात किए जाते हैं। अब अगली क्लास में देखें, तो अभी हमने एक नाम लिया विद्युत फ्लक्स, तो अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो बेटा देखो एक नई टर्म है, आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कह सकते हो, रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा देखो, तो क्या है, किसी तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे, परिभाषा देखो ध्यान से, मैं 2 बार रिपीट करता हूँ। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं भाई, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर, परिभाषा आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब इसके लिए एक वर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, कुल संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध, ये भी लिख सकते हो, उस पृष्ठ से संबद्ध, लिखो नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है। तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से संबद्ध, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है भाई, उस पृष्ठ से संबद्ध या संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा होगी, परिभाषा याद कर लो। यह एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि है भाई, ये एक अदिश राशि है और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी एक चैप्टर चल रहा है तो फाई बोलेंगे, आगे जाके इसको फाई ई भी लिख सकते हैं। तो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, या मैं दोनों लिख देता हूँ, इसे फाई ई या फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर भाई यहाँ तक। अब देखिए, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी बड़ी चीज़ के लिए विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करना है, किसी बड़ी वस्तु के लिए, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक अल्पांश लेंगे। क्या लेंगे भाई, अल्पांश लेंगे। तो इसके लिए मैं एक करता हूँ डेरिवेशन। मान के चलो ये कोई वस्तु का अल्पांश है ds, और इसका ds सदिश जो है इधर है, ये ds है एरिया, ये क्षेत्रफल ds है, और इसका जो सदिश है वो इधर है, और विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है वो इसमें, विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है
वो इसमें इस दिशा में प्रवेश कर रहा है। विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है वो इधर प्रवेश कर रहा है, और दोनों में कोण कितना है, थीटा है। दोनों में कोण कितना, देखो एरिया सदिश की दिशा मतलब एरिया सदिश जो है तल के लंबवत है, मतलब इस दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र मान के चलो इस तल में से ऐसे प्रवेश कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, माना किसी वस्तु के अल्पांश ds से ई फ्लक्स, ई विद्युत क्षेत्र चित्रानुसार गुजर रहा है, ई व ds के मध्य कोण थीटा है। तो ई व ds के मध्य कोण कितना है बच्चों, ई व ds के मध्य कोण कितना है, थीटा है। ई व ds मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो अपन कह सकते हैं बहुत सारी रेखाएं हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारी रेखाएं हैं, पर ई और ds के मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। और अपने को इस डायग्राम पे फोकस करना है, ध्यान से देखना। कोई भी रैंडम डायग्राम बना देना, कोई भी रैंडम डायग्राम बना देना, क्लियर। तो अपन ने इस तरह से यहाँ पे अपन ने कर लिया। अब अपने को पता है अतः विद्युत फ्लक्स, अपन कह सकते हैं अतः विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अतः विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखो ध्यान से, अब आप क्या करो, या तो किसी के भी घटक लो, या तो ई के घटक लो या ds के घटक लो, जिसकी इच्छा है आप उसके घटक ले लो, या तो ई के घटक लो या ds के घटक लो, किसी भी एक के घटक लेके आपको करना। आपने क्या बोला, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो आप या तो इसका घटक इस पे लो या इसका घटक उस पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया, ds का घटक मान के चलो, मैंने ds का घटक ले लिया, तो ds का इधर घटक क्या आएगा, ds का cos थीटा, या मैं कह सकता हूं ई का भी मैं घटक ले सकता हूं, ई के घटक ले लूं, ई का इधर कितना आया, ई cos थीटा। किसी का भी घटक ले सकते हो, और इधर आ जाएगा ई का साइन थीटा, ठीक है, जिससे कोई मतलब है नहीं, ई साइन थीटा। तो मैंने ई के दो घटक ले लिए, ई का cos थीटा और ई का साइन थीटा, आप देख रहे हो। तो मैंने कहा कि तल से लंबवत, आपको पता है तल के लंबवत होता है ds, तल के क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है, और क्या बोला, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो ये तो तिरछी ही आ रही है, तो मैंने इसके दो घटक ले लिए, जो एक तो तल के लंबवत हो और एक तल के समांतर हो। देखो ई, ये जो ds है ये तल के लंबवत है, अब मुझे चाहिए तल के लंबवत वाली रेखा है, ये तो तिरछा है। तो मैंने क्या बोला, थीटा जो कौन है, इसके दो घटक ले लिए ई के, एक तो ले लिया ई का cos थीटा और इधर ले लिया ई का साइन थीटा। तो अब आपको दिख रहा है ना, ये भी लंबवत गुजरेगी, ई cos थीटा भी। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अतः विद्युत फ्लक्स जो है ई cos थीटा इंटू ds, ठीक है, थीटा है, तथा ई के घटक, ई के घटक, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं, ई के घटक ई cos थीटा डी क्षेत्रफल सदिश ds के समांतर है, या अपन इसको ऐसे लिखे, ई cos थीटा तल के लंबवत है, क्या है, तल के d cos थीटा तल के लंबवत है। अतः विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई cos थीटा इंटू डी एस, फाई बराबर ई डॉट डी एस कह सकते हैं इसको, बिंदु गुणन। आपको पता है बिंदु गुणन, मैंने बताया आपको, ई cos थीटा डी एस, तो या इसको लिख सकते हैं ई डी एस cos थीटा। घटक आप डी एस के भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटक आप डी एस के भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः फ्लक्स आ गया फाई बराबर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। यहाँ तक किसी को तकलीफ हो तो बताओ।
क्लियर भाई? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। अगले में करते हैं। ई डॉट डी एस आ गया। अब क्या है, यहाँ पे अपन कोण पे भी निर्भर करती कहानी। किस पे निर्भर करती है? कोण पर भी निर्भर करती है। तो अपन इसको थोड़ा सा पुनः अगर देखें तो अतः विद्युत फ्लक्स, अतः इसको लिखे अल्पांश डीएस से गुजरने वाला, अल्पांश डीएस से गुजरने वाला या अल्पांश डीएस से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, अल्पांश डीएस से संबंध विद्युत फ्लक्स। तो जब अल्पांश इधर डीएस है तो इधर मैं इसको क्या मानूं? डी फाई मानूं। क्या मानूं? डी फाई मानूं। अब मैं इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा डी फाई, ये ध्यान रखना। फाई कर सकते हो, डी फाई अल्पांश है, ये डी एस है तो इधर डी फाई है। अगले स्टेप में इसको अपन संपूर्ण सतह के लिए कर देंगे। अगले स्टेप में इसको किसके लिए कर देंगे? संपूर्ण सतह के लिए कर देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जो है डी फाई, अब अपन कह सकते हैं संपूर्ण सतह के लिए, संपूर्ण सतह से गुजरने वाला, संपूर्ण सतह से संबंध, संपूर्ण सतह से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना होगा? तो कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ये इधर है डी फाई और इधर है ई डॉट डी एस, बिंदु गुणन हो रहा है, मैंने बताया था। और बिंदु गुणन कॉस का परिचायक होता है, दोनों और हो गया समाकलन। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ हो गया फाई और यहाँ हो गया समाकलन ई डॉट डी एस। पुनः देखें, समीकरण की नंबरिंग डालें तो ये समीकरण जो है 1 होगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी और ये समीकरण 3 हो जाएगी और ये समीकरण 4 हो जाएगी। तो कुल फ्लक्स जो है फाई बराबर क्या आ गया? ई डॉट डी एस। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक एक बार बच्चों ध्यान से देखो। अब क्या है अगला? किसी बंद पृष्ठ से, क्या? किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान से सुना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स वो क्या होगा? फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है? एस ही होता है, एक तरह का एस, समेसन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसके आगे क्या आ जाएगा? एक छोटा सा गोला। बंद पृष्ठ का मतलब ये है, बंद पृष्ठ का मतलब एक छोटा सा गोला आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मान के चलो, सुनना, एक आयत है, ठीक है, या एक वर्ग है। एक वर्ग के किसी अल्पांश से गुजरने वाले के लिए सूत्र पिछले पेज पे था, संपूर्ण वर्ग से गुजरने वाले का सूत्र ये रहा। और मान के चलो बंद पृष्ठ, मतलब बंद पृष्ठ का मतलब ये क्या है? अगर मैं इसको घन बना दूं तो गुजरने वाला फ्लक्स की बात करूं तो क्या आएगा? क्लोज इंटीग्रेशन आएगा। तो क्या आएगा? क्लोज इंटीग्रेशन आएगा, बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो कोई सतह पूरी बंद हो, 3D में हो और बंद हो, तो उसके लिए क्या आता है? इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन। क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं है, सभी पढ़ेंगे अभी। अब इसकी पढ़ते हैं विशेष स्थितियाँ। क्या पढ़ते हैं? विशेष स्थितियाँ। तो समीकरण विशेष स्थितियाँ, अब विशेष स्थितियाँ आपको पता है,
अब देखो विशेष स्थितियां जो पढ़ेंगे तो इसमें पहले सूत्र पता होना चाहिए विशेष स्थितियों में। तो सूत्र क्या हो गया, कोई भी एक सूत्र ले लो, फाई बराबर कोई भी एक ले लो ई डॉट डी एस मान लो, ये सूत्र है। क्लियर? फाई बराबर ई डॉट क्लोज फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये सूत्र है। ठीक है, अब क्या है, सीधा केस 1 थीटा बराबर 0, केस 2 थीटा बराबर 90, केस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। जब मान रखा फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, चूँकि कॉस 0 बराबर कितना होता है 1, तो फाई बराबर क्या हो गया ई डी एस और वो 1 हो गया। तो ये आ गया फ्लक्स का सूत्र। किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब आ गया 90, तो फाई बराबर क्या हो गया ई, फाई बराबर हो गया ई डी एस कॉस 90 डिग्री, समाकलन का चिन्ह, चूँकि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है बेटा 0, तो फाई कितना हो गया पूरा का पूरा 0, ये आपको याद होना चाहिए। इससे तीसरा फाई बराबर कुछ नहीं है, मैं सूत्र में लिखता जा रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, क्लोज वाला भी ले सकते हो, कॉस 180, चूँकि कॉस 180 का मान आपको याद होना चाहिए भाई, कॉस 180 कितना होता है, मेरे ख्याल से -1 होता है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डी एस और माइनस का 1, दैट इज़ फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस, माइनस चिन्ह आया, क्या है भाई माइनस चिन्ह। तो ये क्या है, ये धनात्मक फ्लक्स है, धनात्मक फ्लक्स है, धनात्मक फ्लक्स है, धनात्मक फ्लक्स की स्थिति, शून्य फ्लक्स है या की स्थिति है। और ये क्या है, ऋणात्मक फ्लक्स की स्थिति है, ऋणात्मक फ्लक्स की स्थिति है, ऋणात्मक फ्लक्स की स्थिति, ऋणात्मक फ्लक्स की स्थिति है। तो 3 तरह की स्थितियाँ एक चार्ट के माध्यम से अपन ने देख ली भाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी विद्युत फ्लक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी बात सुनिए, जैसे कोई सीट लेने की कोशिश करते हैं, मान के चलो इधर देखिए, ठीक है, मान के चलो ये कोई सीट है, ध्यान से देखिएगा, जो अवेलेबल हो गया उसी को बना रहे हैं अपन, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करो। मान के चलो ये सीट है, सुनना, इसका एरिया सदिश इधर है, क्लियर, इसका एरिया सदिश इधर है और इससे जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया सदिश इधर है और इसका विद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो दोनों के बीच में कोण 0 हो गया, तो पहली स्थिति आ गई धनात्मक फ्लक्स। क्लियर? अगर मान के चलो ये ऐसा है, इसका एरिया सदिश इधर है, सुनिएगा ध्यान से, विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है तो धनात्मक है, एरिया सदिश इधर है और विद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है तो फ्लक्स कितना है 0, फ्लक्स कितना है 0। और तीसरा केस मान के चलो एक आयताकार सीट है ना, तीसरा केस मान के चलो एरिया सदिश तो इधर है और जो विद्युत क्षेत्र है उल्टा जा रहा है विपरीत दिशा में, तो फ्लक्स कैसा होगा ऋणात्मक। तीनों केस मैंने बता दिए, ये स्थिति यही है, यदि ऐसे आ रहा है तो धनात्मक, अगर उल्टा विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो ऋणात्मक, और अगर लंबवत आ रहा है तो फ्लक्स 0। क्लियर? लंबवत हो रहा है तो फ्लक्स कितना होगा 0। हमारी हथेली है, मान लो तेरा ये, अब मान लो हथेली से विद्युत फ्लक्स कैसे क्रॉस करेगा, अगर ऐसे होता तो क्रॉस भी करेगा और लंबवत होगा तो क्रॉस भी नहीं करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट ये हो गया। अब इसकी मान के चलो सूत्र अपन ने देखा, वापस पुनः सूत्र लिखते हैं, मैं वापस कह रहा हूँ आपको, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, मैं तो बंद वाले के लिए बात करता हूँ, बाकी तो चलेगा, कुछ भी बंद लगाओ मत लगाओ, पर सिचुएशन होगी वहाँ लगाना पड़ेगा, तो मैंने क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया भाई फ्लक्स का। अब इसके मात्रक की बात करें और इसके विमा की बात करें, इसके मात्रक की बात करें और इसके विमा की बात करें, तो मात्रक किसका, फाई, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा,
तो देखिए E डॉट डी एस है, E आपको पता है F बट्टा Q होता है और ये ds क्षेत्रफल होता है, तो बस इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, मात्रक आपको पता चल गया, न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम कुछ भी कह सकते हो, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। एक मात्रक याद कर लो। अब इसकी अगला अपन देखेंगे इसकी विमा, क्या देखेंगे, विमा। क्लियर, क्या देखेंगे अगला मात्रक, विमा। या अपन इसका एक अन्य मात्रक देख लेते हैं, का मात्रक जो है पहला हो गया। दूसरा मात्रक, एक और सूत्र होता है इसका फाई का, ठीक है, या ई का। क्लियर, विद्युत क्षेत्र का विभव से भी संबंध होता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, विभव से भी संबंध होता है, वहाँ से भी ले सकते हो। तो वहाँ ये होता है वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वोल्ट। देखो E बराबर माइनस का dV बटा dr होता है, तो E का सूत्र, ये सूत्र होता है, ध्यान रखना, E बराबर माइनस का dV बटा dr, ये आगे अपन निकालेंगे। तो dV का हो गया वोल्ट और dr का हो गया मीटर, तो ये होता है वोल्ट पर मीटर। तो E का सूत्र लिखा मैंने वोल्ट, वोल्ट पर मीटर इंटू ds मतलब मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर गया तो बचा क्या, वोल्ट इंटू मीटर। इसको मैं पूरा मीटर ही लिख दूं, ये हो जाएगा मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर से मीटर कटा तो वोल्ट इंटू मीटर, ये आ जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई, दो मात्रक हो गए, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर और दूसरा हो गया वोल्ट पर मीटर। ये इस सूत्र से हुआ और ये पहला वाला जो है E बराबर F बटा Q सूत्र से हुआ। अब इसकी विमा की बात करें बच्चों, मात्रक हो गया, तो फाई की विमा क्या होगी, तो फाई की विमा के लिए ये सूत्र आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विमा m1 l1 t माइनस 2, Q का होता है AT और ये हो जाएगा ds, एरिया का क्या हो जाएगा L2। तो अब कितना हो जाएगा, m1 l3, देखो L1 और 2 3, और ये T 2 तो है ही माइनस का, एक ऊपर और जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और A माइनस का 1। पुनः एक बार देखो भाई, मैंने वापस से बोला, आपको 11वीं कक्षा से बोलता रहो कि बल का तो याद होना चाहिए m1 l1 t माइनस 2। Q आवेश का होता है AT, आवेश का विमा कितना होता है AT। कैसे आया आवेश का, I बराबर Q बट्टा T, Q का होता है A और T का T होता है, तो क्या हो जाएगा, Q की विमा AT होती है, याद होनी चाहिए। बल की तो याद होनी चाहिए m1 l1 t माइनस 2, क्षेत्रफल है ds, क्षेत्रफल है अल्प क्षेत्रफल L2 और m1, ठीक है, L1 और 2 3, t माइनस 2 और ये t जो ऊपर जाएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस 3, और एरिया ये एम्पियर भी जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इस तरफ आई की विमा आ गई भाई, मैच कर लो। क्लियर, एक बार चेक कर लो भाई, मैं भी चाहता हूँ एक बार चेक कर ली जाए, पुनः अच्छे से चेक कर लो भाई, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही विमा आएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो है यहाँ तक मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका। अब यहाँ तक एक बार आप रिवाइज करो, फिर अगला टॉपिक अपना सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण यहाँ तक आप एक बार चेक करिए, कुछ समझ में नहीं आया मात्रक वगैरह तो आप एक बार पुनः देख लीजिए, फिर अगली कक्षा शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण अगला टॉपिक है, सतत आवेश वितरण। अरे मज़ा आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। ध्यान से देखिए क्या किया है अपन ने, पुनः एक बार पीछे सूत्र देखने तो वो भी देख लीजिए, जल्दी से देखिए 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर।
क्लियर? चलो अगला है टॉपिक सतत आवेश वितरण। क्या होता है? जब किसी वस्तु पर आवेश उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में, जब किसी वस्तु पर आवेश उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में सतत रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक कोई बड़ी बात नहीं है। यह जो सतत आवेश वितरण है यह 3 प्रकार का होता है। पहला, रेखीय आवेश वितरण। या इसे एक विमीय आवेश वितरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक विमीय आवेश वितरण भी कहते हैं। दूसरा, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण इसे द्विविमीय आवेश वितरण कहते हैं। तीसरा है आयतनीय आवेश वितरण। इसे त्रिविमीय आवेश वितरण कहते हैं। 3 तरह के आवेश वितरण हैं, तीनों को इंडेक्स के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। क्लियर? क्लियर? तो ये जो 3 तरह के आवेश वितरण हैं इनमें घनत्व भी होते हैं। तो अब मैं इनके घनत्व की बात करूंगा। क्या है इसके अंदर जो घनत्व होगा उसको मैं बोलूँगा रेखीय आवेश घनत्व। इसको क्या बोलूँगा? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या बोलूँगा भाई? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व जो होता है क्या है? कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई। सीधा सा फंडा है। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्बडा लिख दिया। कुल आवेश मतलब क्यू और कुल लंबाई मतलब लैम्बडा। कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई तो क्यू बट्टा एल हो गया। कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई तो ये हो गया क्यू बट्टा एल। क्लियर? इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अपन ने लिख दिया, वो समझ में आ गया होगा आपको, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके मात्रक की बात करें, बस एक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसके मात्रक की बात करें तो इसको और थोड़ा लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। मैं इसको या लिख सकता हूँ या मैं इसको लैम्बडा को कह सकता हूँ डी क्यू बट्टा डी एल, अल्प आवेश बट्टा अल्प लंबाई, ये भी कह सकता हूँ। क्लियर? ये आगे ज़रूरत पड़ेगी तब अपन देखेंगे। तो लैम्बडा बराबर क्यू बट्टा एल या डी क्यू बट्टा डी एल, ये याद रखना आप। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होगा इसका किसका? रेखीय आवेश घनत्व का। इसको बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। मैं इधर लिख देता हूँ, किसी को नहीं पता हो तो याद रखना लैम्बडा। लैम्बडा लैम्बडा मात्रक। ये कूलॉम प्रति इसकी लंबाई होती है मीटर, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कूलॉम प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया।
अब अगला इसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा? कुल आवेश Q बटा कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? S बोल दो या A बोल दो, मैं A बोल देता हूँ, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा बराबर DQ अल्प है तो DQ बटा D है। समझने वाली बात है बस। इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व देखो है वितरण, उसमें एक टर्म्स होती है घनत्व, तो आवेश घनत्व ये होता है कुल आवेश बट्टा कुल आयतन। कुल आवेश बट्टा कुल आयतन, इसको लिखते हैं रो से, रो। कुल आयतन, कुल आवेश तो Q और कुल आयतन होता है V, या ऐसे लिख सकते हैं रो बराबर DQ बट्टा DV। ये जो मैं D में बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो मैंने D वाले बताए हैं इससे कठिन कठिन सवाल हल होते हैं। देखो सिमिलर ही है, अल्पांश के लिए तो अल्प बट्टा अल्प। मैंने कहा 5, सुनो, मैंने कहा 5 आवेश बट्टा 5 आयतन, 5 आवेश बट्टा 5 यूनिट आयतन हो गया। मैंने कहा 0.001 आवेश बट्टा 0.001 आयतन, तो भी सही है, दोनों का अनुपात तो एक ही आएगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? अब इसकी परिभाषा बनाएं आवेश घनत्व की, तो क्या होगा? किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इसकी परिभाषा बनाऊं, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, जगह नहीं इसलिए मैं शॉर्ट में कहते हैं, लेकर आऊँ। इसका उदाहरण है रेखीय तार पर आवेश वितरण, रेखीय तार, ठीक है, इसका उदाहरण है, या आवेशित रेखीय तार लिख दूं, आवेशित रेखीय तार, ठीक है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, नीचे वाला एकांक कर दो बस, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, रटा नहीं रहा बस, आवेश की मात्रा को, इस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका उदाहरण की बात करें तो आवेशित गोलीय चालक, दूसरा समरूप आवेशित चादर, कैसी चादर? आयताकार, समरूप आवेशित आयताकार सीट, आयताकार चादर या आयताकार सीट। अगला
इसकी परिभाषा बनाओ। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो है आवेशित ठोस कुचालक गोला। आवेशित ठोस कुचालक गोला, ये सब अपने को पढ़ने हैं। जितने भी उदाहरण दिए इनके डेरिवेशन है अपने सिलेबस में, जितने भी मैंने उदाहरण दिए उनके डेरिवेशन है, और उनके डेरिवेशन में ये चीज़ काम आएगी। आवेशित रेखीय तार में लैम्बडा काम आएगा, आवेशित गोलीय चालक या समरूप आवेशित आयताकार शीट में ये काम आएगा सिग्मा, और आवेशित ठोस कुचालक गोला, आवेशित ठोस कुचालक गोले में रो काम आएगा। तो ये पूरा चार्ट है, अच्छे तरह से दिमाग में सेट करो भाई, अच्छे तरह से सेट करो, ऐसा सेट करो कि सेट हो जाए बस, बढ़िया एकदम। और बताओ चमका कि नहीं चमका? वापस अगर ये बच्चों समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लो। मेरे हिसाब से मैंने सतत आवेश वितरण को 3 भागों में बांटा, और तीनों में 3 घनत्व होते हैं आवेश घनत्व। रेखीय में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो मैंने आपको बता दिया कि आवेश घनत्व तो आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा आयतन, इनके नाम अलग अलग है। इसको लैम्बडा कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं, इसको रो कहते हैं। और जब सूत्र लिख लिया तो इससे इसकी परिभाषा बन सकती है। उदाहरण बता दिए कि रेखीय है तो रेखीय तार, पृष्ठीय है तो पृष्ठीय मतलब आयताकार शीट, ठीक है। और आवेशित गोलीय चालक, गोलीय चालक बच्चों यहाँ क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश आता है, अंदर नहीं रहता है। गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश आता है तो वो भी पृष्ठीय काम करेगा उसमें भी। और आवेशित ठोस कुचालक गोला है, कुचालक गोले में सभी जगह होता है, इसलिए उसमें सभी जगह काम करेगा। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अगली क्लास में इससे रिलेटेड सब कुछ है, इसलिए ये आपको आना अति आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे इसी समय।